हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 13। और पहले ही हम सॉल्यूशन पे 12 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वहां पे जाओ और देखो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर वो वीडियो लेक्चर आप देख के इस वीडियो लेक्चर पे आते हो तो आपको डेफिनेटली ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे तब भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, लेकिन अच्छा होगा कि आप वो वीडियो लेक्चर देख के आओ तो आपको ये वाला वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बांट हाफ गुणांक। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज? बांट हाफ गुणांक। और हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी विलयन की, अनुषंग गुणधर्म थे चारों, वो हमने क्या इंड कर लिए हैं, उन्हें समाप्त कर दिया है। ठीक है, और पढ़ लिए अच्छे से, और आई होप आपको वो याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, बांट हाफ गुणांक। अगर बांट हाफ गुणांक से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है, आपको समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो डाउट डेफिनेटली 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। एंड माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। चलो, आप लोग पहले हेडिंग लगाएंगे बांट हाफ गुणक। क्या हेडिंग लगाएंगे? बांट हाफ गुणक। ठीक है, हेडिंग लगा लो। पहले मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, बांट हाफ गुणक होता क्या? जैसे मान लो हमारे पास जल है, पानी है, वाटर। एक गिलास में क्या है? वाटर है। अगर हम उसमें NaCl डाल दें, नमक, तो क्या होता है? वाटर में नमक घुल जाता है और घुल के क्या देता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन दे देता है। क्या देता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन। पहले हमने क्या, नमक का एक टुकड़ा डाला, मतलब NaCl एक कण था ना, एक ही कण तो था NaCl। और जब हमने उसे पानी में घोल दिया तो कितने कण बन गए? घुलने के बाद 2 कण। ठीक है, तो यही होता है बांट हाफ गुणांक, और कुछ नहीं होता है। कि जो कण घुलने के बाद कितने कण हैं और घुलने से पहले कितने कण थे। ठीक है, घुलने के बाद कितने कण हैं और घुलने से पहले कितने कण थे, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं? बांट हाफ गुणक। अगर हम पूछे NaCl के विलयन के लिए बांट हाफ गुणक कितना होता है, तो हमने NaCl का एक कण डाला था और बन कितने कण गए? 2। घुलने के बाद एक Na प्लस एक Cl माइनस, तो बांट हाफ गुणक क्या हो जाएगा? बाद में जो घुले हैं वो 2 और नीचे 1, तो 2/1 मतलब कितना हो जाएगा? 2। तो NaCl के लिए बांट हाफ गुणक कितना हो जाएगा? 2। यही आपको डिफिनीशन लिखनी है। देखो यही लिखा है, पहले समझ लो। पहले हमने ये ऐसे लिखा कि आपको समझ में आना चाहिए। देखो क्या होता है, जब हम किसी विलयन में, जब किसी हम विलायक में कोई पदार्थ डालते हैं तो 2 प्रोबेबिलिटी होती है, 2 संभावना होती है। या तो जो हमने पदार्थ डाला है वो विलयन में डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब घुल जाएगा, मतलब टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। हो सकता है आयनों में टूट जाए, हो सकता है आयन में ना टूटे, जैसा डाला था उतना ही रहे। ठीक है, जैसा डाला था उतना ही रहे। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन। या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हम 2 अणु डालते हैं, 2 चीजें डालते हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं उस पानी के अंदर, उस विलायक के अंदर। तो ये भी 3 कंडीशनें हो सकती है। तो देखो यही लिखा है, किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर, मान लो कोई पदार्थ है, हमने उसे विलायक में घोल दिया है। किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर पदार्थ का संगुणन या, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे संगुणन या वियोजन होता है। ठीक है, या तो संगुणन हो जाएगा उसका, या तो क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। ये या लिखा है। ठीक है, जब हम किसी पदार्थ को किसी विलायक में डालते हैं तो 2 प्रोबेबिलिटी होती है, 2 संभावना होती है। या तो वो संगुणित हो जाए, उसका क्या हो जाए? संगुणन हो जाए, मतलब वो जुड़ जाए आपस में। या तो क्या हो जाता है? उसका वियोजन हो जाए, जो हमने पदार्थ डाला है वो 2 या 2 से अधिक कणों में टूट जाए, तो इसे बोलते हैं संगुणन या वियोजन। अब देखो, जो मेन डेफिनेशन है हमारी बांट हाफ गुणांक की, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये लाइन लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मेन डेफिनेशन जो यहाँ से है, जो बार बार पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखेंगे, वियोजन या संगुणन के उपरांत कणों की कुल संख्या तथा वियोजन या संगुणन से पहले कणों की कुल संख्या के अनुपात को बांट हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी विलायक में डालते हैं कोई पदार्थ, तो जो वियोजन से पहले जितने कण थे और जो वियोजन के बाद या संगुणन के बाद जितने कण होंगे, उन्हीं के अनुपात को क्या कहेंगे? हम बांट हाफ गुणक कहते हैं। क्या कहेंगे? बांट हाफ गुणक। तो क्या परिभाषा है, बोलोगे मेरे साथ एक बार? क्या बोलेंगे? कि वियोजन से पहले कणों की कुल संख्या, या ऐसे बोलेंगे वियोजन के उपरांत या संयोजन के उपरांत कणों की कुल संख्या बटे वियोजन से पहले कणों की कुल संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? बांट हाफ गुणांक कहते हैं। देखो यही लिखा है, बांट हाफ गुणांक को हम आई से प्रकट करते हैं। किससे लिखेंगे? स्मॉल आई से। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाए? स्मॉल आई बराबर वियोजन या संगुणन के उपरांत, मतलब बाद में, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की कुल संख्या, इसे हम डेल्टा से लिखते हैं। और वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या, इसे हम डेल्टा नॉट से लिखते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लो,
NaCl विलयन अगर हम लें तो हमें पता है NaCl पानी में जब टूटता है तो क्या देता है, Na प्लस देता है और Cl माइनस देता है। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास एक ही कण था NaCl, हमने वो वाटर में डाल दिया, तो वियोजन या संगुणन के पहले कणों की कुल संख्या कितनी थी, 1, तो हम नीचे कितना लिख दिया 1। अब ये टूट के कितने कण बना रहा है, 2, Na प्लस Cl माइनस, तो ऊपर रख दिया 2। अब 2/1 क्या होता है, 2 ही आता है। ठीक है, तो I का मान इसके लिए कितना हो जाएगा, 2। ये बात आप ध्यान रखेंगे, I का मान कितना हो जाएगा इसके लिए, 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर CaCl2 विलयन के लिए हम बांध ठाप गुणांक ज्ञात करें, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, CaCl2 विलयन के लिए अगर बांध ठाप गुणांक ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या, वियोजन या संगुणन के पहले देखो CaCl2 कितना था, एक ही था ना, और जब हमने इसे डाल दिया विलयन में तो क्या बन गया, Ca+2 और 2Cl माइनस, मतलब एक कण ये है और 2 कण ये हैं, 2 Cl है ना तो 2 कण, तो कितने कण हो गए, 3 कण हो गए, तो I बराबर ये हो गया 3। आप लोग इसे नोट करो अच्छे से, फिर हम मूव करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, नोट करो इसे, फिर आगे एग्जाम्पल करते हैं। नोट करो, नोट करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, जो बेंजोइक अम्ल होता है C6H5COOH, जब हम उसको जल में घोलते हैं तो क्या होता है, इसके 2 अणु आपस में मिलकर एक डाइमर बना लेते हैं, जिसे द्वितीय बोलते हैं। ये द्वितीय लिखा, द्वितीय, 2 अणु जब आपस में मिलकर कोई पदार्थ बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं द्वितीय। जब आपस में जुड़ जाते हैं 2 अणु किसी भी यौगिक के तो क्या कहलाते हैं, वो द्वितीय। तो देखो हमने 2 बेंजोइक अम्ल डाले थे, 2 बेंजोइक अम्ल के अणु डाले थे, उसने मिलकर क्या बना लिया, एक द्वितीय बना लिया। और इधर कितना, ये एक अणु है केवल, इधर कितने अणु है, 2 अणु, इधर कितने लिखेंगे, ये कितने अणु है, 2 अणु, ऐसे समझ लो। और इधर क्या बन गया, द्वितीय, मतलब ये कितना है, एक अणु है। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं तो अणु तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बांध ठाप गुणांक का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है हमारा, ऊपर जो घोलने के बाद कणों की कितनी संख्या कितनी है, 1, और घोलने से पहले कणों की संख्या कितनी थी, 2, तो I का मान कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, I का मान 1/2 आ गया। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे, KCl विलयन के लिए, KCl विलयन के लिए, किसके लिए, KCl विलयन में। तो KCl विलयन में देखो क्या होगा, जब हम जानते हैं कि KCl कैसे टूटता है, K प्लस में टूटता है और प्लस Cl माइनस में। तो इसके लिए अगर I का मान निकालें तो देखो बाद में कितने कण हो रहे हैं, 2, और पहले कितने कण थे, 1, तो I का मान यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2। ये बात आप ध्यान रखोगे, तो इसके लिए भी बांध ठाप गुणांक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपसे बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेगा कि हाँ बेंजोइक अम्ल के लिए आप इसका मान बताइए, I का मान बताइए, KCl विलयन में I का मान निकालिए, तो आप सिंपली ऐसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट करो पहले, और फिर हम कुछ इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि बांध ठाप गुणांक और हमें क्या क्या बताता है। ये तो बात है कि बांध ठाप गुणांक हमें ये देता है कि बांध ठाप गुणांक इसका I है, इसका ये है, तो इसका फायदा क्या है कि बांध ठाप गुणांक का क्या फायदा मिलता है, कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, वो चीज हम आगे अब बताएंगे। ठीक है, तो बांध ठाप गुणांक का एप्लीकेशन अब पढ़ेंगे, पहले इसे आप लोग नोट करो अच्छे से। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम नोट करेंगे। पहला है विद्युत अपघट्यों के लिए I का मान जो होगा वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, जो विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो विलयन में क्या होते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं, जब हम वाटर में डालते हैं वो पूरी तरीके से आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें बोलते हैं विद्युत अपघट्य। और जिनके विलयन में लाइट आसानी से फ्लो हो जाती है उन्हें बोलते हैं विद्युत अपघट्य। उनके लिए जो I का मान होगा बांध ठाप गुणांक वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। उदाहरण देख लो विद्युत अपघट्य के, NaCl हो गया, KCl, CaCl2, MgCl2, EtC, इन सभी के लिए जो हमारा बांध ठाप गुणांक I का मान होगा वो 1 से अधिक होगा। और दूसरा है विद्युत अनपघट्यों के लिए I का मान 1 होता है। जो विद्युत अनपघट्य हैं, जो घुलते नहीं है विलयन में, जैसे डालो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उन आयनों में नहीं टूटते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत अनपघट्य। उनके लिए जो I का मान होता है 1 होता है। जितना हम डालेंगे, 1 अणु पहले डालेंगे तो घुलने पर भी 1 ही अणु उनका रहता है, तो उनके लिए I का मान 1 होता है। उदाहरण देख लो, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, चीनी हो गई, ये सब क्या है, विद्युत अनपघट्य। और जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उनके लिए I का मान 1 से कम होता है। ठीक है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाए, मान लो हमने 2 अणु डाले थे पदार्थ के और वो संगुणित होकर 1 बना दिया, तो ऊपर 1 रखेंगे, नीचे 2, तब तो आधा ही आएगा ना, तो इसका मतलब 1 से कम। ठीक है, जो पदार्थ विलयन में क्या हो जाएंगे, संगुणित हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, जुड़ के डाइमर बना लेंगे या ट्राइमर बना लेंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संगुणित पदार्थ। और उनके लिए I का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 से कम। उदाहरण अभी मैंने आपको दिया था, जो बेंजोइक अम्ल होता है, अगर हम उसके 2 अणुओं को पानी में घोलते हैं तो वो मिलके क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है, तो इसके लिए I का मान कितना हो जाता है,
1/2। इसलिए जो भी ऐसे पदार्थ होंगे जो विलयन में संगुणित हो जाएंगे उनके लिए आई का मान हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। और जो विद्युत अपघट्य उनके लिए आई का मान 1 से ज्यादा रहेगा, और जो विद्युत अनपघट्य उनके लिए आई का मान 1 रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, और आप लोग इसे अच्छे से नोट करो और अच्छे से ब्लैक पेन से कहीं पे स्टार बना के एक पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट करो, फिर हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। चलो नोट करो, मूव करें आगे, चलो आगे मूव करते हैं इसके बाद, ठीक है। और कुछ देखो, अप्लीकेशन देख लो। बांट आई, यहाँ पे मैं सीधे लिखे दे रहा हूँ आई, सॉरी यहाँ पे मार्कर वर्क नहीं कर रहा। यहाँ पे जो आई है हमारा, आई के अनुप्रयोग, अगली हेडिंग डालेंगे आई के अनुप्रयोग। क्या हेडिंग डालेंगे अगली, आई के अनुप्रयोग। आई कौन चीज है यहाँ पे, ये आई है हमारा बांठ-ठाप गुणांक। तो पहला लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे आई का मान बढ़ने पर, नंबर 1 लिखेंगे आई का मान बढ़ने पर परासरण दाब बढ़ता है, पाई बढ़ता है, पाई, आई का मान बढ़ने पर पाई बढ़ता है, आई का मान बढ़ने पर पाई बढ़ता है, ठीक है। आई का मान बढ़ने पर पाई बढ़ता है। पाई क्या है यहाँ पे, परासरण दाब। पाई क्या है, परासरण दाब। पाई मैंने आपको बताया था, आई का मान बढ़ने पर पाई बढ़ता है। पाई से हम क्या लिखते हैं, परासरण दाब को, तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग। दूसरा है आई का मान बढ़ने पर, आई का मान बढ़ने पर, जब आई का मान बढ़ेगा तो हमारा क्या बनेगा, जो क्वथनांक में उन्नयन है वो भी बढ़ेगा, मतलब डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, डेल्टा टीबी। क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी बढ़ता है। क्या लिखेंगे, बढ़ता है। आई का मान बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट, आई का मान बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। आई का मान बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने, ठीक है। तो आई का मान अगर बढ़ेगा तो पाई भी बढ़ेगा। जैसे समझ लो, अगर मुझे 1 विलयन दे दिया कि हाँ 1 विलयन है ग्लूकोज का और दूसरा विलयन है NaCl का, अब तुमसे पूछ लिया है कि भाई किसका जो किसके लिए जो है बांठ-ठाप गुणांक ज्यादा होगा, या आपसे सीधे पूछ लेगा इनमें से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा या किसका परासरण दाब ज्यादा होगा। तो हम याद रखेंगे कि जिसके लिए आई का मान ज्यादा होगा उसके लिए हम, जैसे मान लो हमें दे दिया KCl, 0.1 KCl विलयन दे दिया और 0.1 ग्लूकोज विलयन दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है जो किसका परासरण दाब अधिक होगा, तो हम ध्यान रखेंगे किसका अधिक होगा, KCl का। क्यों अधिक होगा, क्योंकि KCl जब टूटेगा तो K + Cl- में टूटेगा, मतलब जो यहाँ पे आई का मान आएगा KCl के लिए 2 आएगा, और जबकि ग्लूकोज तो घुलता ही नहीं तो उसके लिए 1 आएगा। तो किसका अधिक हो जाएगा, KCl वाले का परासरण दाब अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार हमसे अगर पूछ ले कि हाँ बेंजोइक अम्ल और NaCl में किसका जो क्वथनांक है वो ज्यादा होगा, तो हम किसका ध्यान रखेंगे, NaCl का। NaCl का क्वथनांक क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि NaCl टूट जाएगा जबकि बेंजोइक अम्ल टूटता नहीं है, डाइमर बना लेता है, तो उसका आई का मान बहुत कम हो जाता है। और NaCl का आई का मान कितना आता है, 2, वो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो आप इसे नोट करो, फिर हम आगे मूव करते हैं। नोट करो इसे। हाँ, तो हमने बांठ-ठाप गुणांक पूरा पढ़ लिया है। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाष्पशील विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। अब सर आप कहोगे सर आपने तो राउल्ट का नियम पहले पढ़ा दिया है, तो अब यहाँ पे देखो मेन डिफरेंट क्या है। देखो वाष्पशील विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, वहां जो हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था तो उसकी कमी में मैंने क्या लिखा था, ये जो राउल्ट का नियम है वो केवल अवाष्पशील विलायकों के लिए सत्य है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो भी वाष्पशील विलयन होंगे उनके लिए सत्य होगा। वो वाला जो राउल्ट का नियम हमने पढ़ा था वो केवल तनु विलयनों पर लगता था, और उसमें कैसा पदार्थ घुला होना चाहिए, अवाष्पशील, लेकिन इसमें कैसा पदार्थ घुला होगा, वाष्पशील। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो कैसे, देखो वो नियम हमसे क्या कहता था, जो हमने पहले राउल्ट का नियम पढ़ा था, वो नियम हमसे कहता था कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन होता है वो विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता था। यही तो होता था वो वाला नियम, राउल्ट का नियम जो हम पहले पढ़ रहे थे। अब ये हम जो राउल्ट का नियम पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, वाष्पशील विलयनों के लिए। कैसे विलयनों के लिए, वाष्पशील विलयन हो, वहां पे कैसा पदार्थ हम मिलाते थे, अवाष्पशील, यहाँ पे जो कैसा पदार्थ मिलाएंगे, वाष्पशील। तो देखो ये जो नियम होता है वाष्पशील पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम, वो क्या होता है, देखो ध्यान से।
तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील विलयन के प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर, ठीक है, जो स्थिर ताप होगा, ताप हमेशा स्थिर रहेगा, और उसमें जो वाष्पशील विलयन के प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर जो आंशिक दाब होगा वो विलयन में उस घटक के मोल प्रवाह के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चीज समझते हैं कैसे, जैसे मान लो ये देखो, माना किसी वाष्पशील विलयन में दो द्रव, ठीक है, कोई विलयन है उसमें दो द्रव हैं, दो द्रव मिला दिया है हमने, मान लो एक पानी है और दूसरा मान लो पेट्रोल है, दो घटक, दो द्रव घटक, एक ए है और एक बी है। तो ये लिखा गया, यहाँ पे थोड़ी लाइट लग रही होगी तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। माना किसी वाष्पशील विलयन में दो द्रव घटक ए और घटक बी है, कोई विलयन है जिसमें एक घटक ए है और एक बी है, जिनके विलयन के मोल प्रवाह क्रमशः एक्स ए तथा एक्स बी है। उस विलयन में जो ए घटक है उसका मोल प्रवाह एक्स ए है तथा जो बी है घटक उसका एक्स बी है। तो ए घटक द्वारा विलयन पर आंशिक दाब, तो जो ए घटक होगा वो विलयन पर कितना दाब लगाएगा, ठीक है, वो हमें बताना है। तो देखो हमने क्या बताया, जो आंशिक दाब वो लगाएगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, उस घटक के मोल प्रवाह के। तो हम ए घटक की बात कर रहे हैं, तो ए घटक हम पर आंशिक दाब लगा रहा है पीए, विलयन पर कैसा दाब लगा रहा है, पीए। तो हमने मान लिया कि आंशिक दाब पीए लगा रहा है, ठीक है, बराबर जो अनुक्रमानुपाती है किसके, इसका मोल प्रवाह कितना है, एक्स ए, तो पीए जो अनुक्रमानुपाती होगा एक्स ए के, ठीक है, इस नियम के अनुसार, ठीक है। तो पीए बराबर जब अनुक्रमानुपाती हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया P0A, और ये P0A क्या है, ये हमारा ए घटक का वाष्प दाब विलयन पर, ठीक है, तो ये एक हो गया। इसी प्रकार बी घटक द्वारा विलयन पर आंशिक दाब क्या लगेगा, तो पीबी अनुक्रमानुपाती एक्स बी, पीबी क्या है, बी घटक द्वारा विलयन पर लगाया गया आंशिक दाब, और एक्स बी क्या है, विलयन में बी का मोल प्रवाह। तो पीबी अनुक्रमानुपाती एक्स बी, तो यहाँ भी अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे एक्स पीबी आ जाएगा, पीबी जीरो। तो पीबी जीरो क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देख लें, पीए जीरो है ए घटक का वाष्प दाब और पीबी जीरो है बी घटक का वाष्प दाब। ये आया कहाँ से, जब हमने अनुक्रमानुपाती हटाया तो पी जीरो ए आया, जब ये वाला अनुक्रमानुपाती हटाया तो क्या आया, पी जीरो बी, ठीक है, क्योंकि पी जीरो ए और पी जीरो बी का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा, हर विलयन के लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो मान लो जो भी होगा हर विलायक के लिए ये अलग अलग मान होते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो P0A का मान है वो भी नियत रहेगा और P0B का मान है नियत रहेगा, इसलिए ये नियतांक के रूप में अनुक्रमानुपाती के निशान की जगह पे आए हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट करो, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ना। देखो क्या है ये नियम, ये नियम और कुछ भी नहीं है, क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील विलयन के प्रत्येक घटक का जो विलयन के, जो मान लो हमारे पास कोई विलयन है उसमें दो घटक ए और बी हैं, अगर हम पूछे ए घटक विलयन पर कितना आंशिक दाब लगाएगा, तो P बराबर एक्स ए और P0A, ठीक है, ये वाला, ये इतना दाब लगाएगा। इसी प्रकार जो B घटक होगा वो PB बराबर XB और P0B, जहां एक्स ए एक्स बी क्या है, विलयन में A और B घटक के क्या है, मोल प्रवाह है। तो ये हो गए दो। इस प्रकार अब इसके आगे देखो हम क्या करते हैं, इधर आप लोग लिखेंगे इस साइड में, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, देखो क्या लिखते हैं इधर, ऐसा करो, इसे नोट कर लो, पहले नोट कर लो, इसे समीकरण नंबर 1 डाल लेना, चलो कोई बात नहीं, इसे नोट करो फिर आगे हम मूव करते हैं। नोट करो, इसे नोट करो, ओके नोट करो। हाँ, तो हमने पीछे दो समीकरण निकाली थी, एक P बराबर P0A एक्स ए, ये समीकरण नंबर 1 थी, जो क्या था, जो पहला घटक था हमारा ए घटक, उसके द्वारा विलयन पर आंशिक दाब की ये आई थी, और जो बी घटक है उसके द्वारा विलयन पर आंशिक दाब इतना आया था, पीबी बराबर P0B XB। अब हम जानते हैं कि डाल्टन का नियम हमने पढ़ा है, डाल्टन का लॉ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम हमसे क्या कहता है कि अगर मान लो दो चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा दाब लगा रही हैं दो विलयन पर, तो उनका जो कुल दाब होगा उन दोनों का योग होगा। जैसे ये समझ लो, ये ए घटक विलयन पर लगा रहा था इतना दाब, बी घटक ये दाब लगा रहा, तो डाल्टन कहते हैं कि जो टोटल दाब होगा विलयन पर वो क्या होगा, P A प्लस PB, ठीक है। तो यहाँ पे अतः विलयन पर कुल दाब कितना हो जाएगा, P कुल मतलब टोटल बराबर P A प्लस PB। P A का मान डाल देंगे, ये वाला डाल दिया, और PB का मान ये डाल दिया, तो ये वाला हमारा आ गया टोटल दाब। विलयन पर जो टोटल दाब होगा वो इतना होगा। यही राउल्ट का नियम है, यहाँ पे लिख देंगे, यही राउल्ट का नियम है। किसके लिए, वाष्पशील, कैसे विलयनों के लिए, वाष्पशील विलयनों के लिए। किसके लिए है, वाष्पशील विलयनों के लिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, यह नियम केवल यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे नहीं, चलो यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे पहले अच्छी से इधर,
यहाँ पे गणना डालें कमियां, तो राउल्ट सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं कौन सी डालेंगे, राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, कौन से नियम की, जो वाष्पशील विलयनों का नियम हम पढ़ रहे हैं उसकी सीमाएं। तो पहली क्या है, यह नियम केवल किसके लिए सत्य है, वाष्पशील विलयनों के लिए। किसके लिए, वाष्पशील विलयनों के लिए सत्य है। कैसा विलयन होना चाहिए, वाष्पशील, नहीं तो ये सत्य नहीं होगा। दूसरा, यह नियम केवल बाइनरी या द्विअंगी विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। तो पहली बात तो हमको समझ में आ रही होगी, ये जो नियम है केवल वाष्पशील विलयनों पर लगेगा, और जो हमने पहले राउल्ट का नियम पढ़ा था वो केवल अवाष्पशील पे लगता था। और ये बात क्या है कि यह नियम केवल द्विअंगी विलयनों पर, द्विअंगी विलयन वो होते हैं जिसमें केवल दो घटक हो, एक विलेय हो एक विलायक हो। ठीक है, अगर तीन हो जाएगा त्रिअंगी हो जाएगा। तो हमें कैसे विलयन लेने, केवल द्विअंगी, इसमें एक विलेय होना चाहिए और एक ही विलायक होना चाहिए, उसी पर ये लागू होगा। तीसरी बात क्या है, इस नियम में यह नियम केवल उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें दोनों घटक, मतलब विलेय और विलायक दोनों घटक द्रव हो। क्या होने चाहिए, द्रव हो। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो नियम है वाष्पशील राउल्ट का नियम, ये केवल उन पर लागू होगा जो वाष्पशील विलयन होंगे, या केवल उन पर लागू होगा जो विलयन द्विअंगी होंगे, और यह नियम केवल उन पर लागू होगा जिनमें विलेय और विलायक दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही क्या होने चाहिए, द्रव होने चाहिए। जैसे अगर हम पानी में पेट्रोल मिला दें तब जो विलयन बन जाएगा उस पर ये नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, जब विलेय और विलायक दोनों ही क्या होंगे, द्रव होंगे, तभी ये नियम लागू होगा। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये था हमारा राउल्ट का नियम, और राउल्ट के नियम की हमने कमियां भी देख ली हैं। तो एक बार हम इसे अच्छे से रिवाइज करते हैं कि आखिरकार में राउल्ट का नियम क्या था। देखो, तो हमें बताते हैं राउल्ट का नियम क्या था। मैंने आपको बताया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित घटक ए और बी है कोई। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित दोनों घटकों में से किसी एक घटक द्वारा विलयन पर लगाया गया आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। मान लो हम ए घटक का अध्ययन कर रहे हैं कि ए घटक विलयन पर कितना आंशिक दाब लगा रहा है, तो जो पीए होगा, ए विलयन द्वारा विलयन पर लगाया गया आंशिक दाब पीए, वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, यक्स से। और यक्स से यहाँ पे क्या है, यक्स से है उस विलयन में ए घटक का मोल प्रभाज। इसी प्रकार जो पीबी होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा यक्स बी। जब हम अनुक्रमानुपाती नेतांक हटाएंगे तो हमारी जो पहली समीकरण बन के आ जाएगी वो पीए बराबर पी0 ए एक्स ए, दूसरी पर क्या आएगी पीबी बराबर पीबी0 एक्स बी। ठीक है, और हम जानते हैं डाल्टन का नियम क्या कहता है कि जो टोटल दाब होगा इन दोनों का योग होगा, तो पीए प्लस पीबी, तो इस पीए की जगह पे ये वाला मान डाल देंगे और पीबी की जगह पे ये वाला मान डाल देंगे, तो हमारा ये समीकरण आ जाएगा। फिर मैंने आपको सीमाएं बताई कि यह नियम कहाँ कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा था राउल्ट का नियम। ठीक है, तो समझ में आ गया राउल्ट का नियम क्या होता है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, रेज करें, चलो रेज करता हूं, रेज करता हूं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और अगर लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो वो वीडियो लेक्चर पहले जाके देखो। ठीक है, सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करना केम सेंटर्स चैप्टर सॉल्यूशन 01, 02, 03, सब आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल है वहां पे, सब मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग जो लगाएंगे, अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे, चलो कुछ इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फिर क्या है, वैसे भी ये चैप्टर क्या है, समाप्त होने वाला है। चलो आप लोग बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। चलो
बताएंगे। पहला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे CaCl2 के लिए आई का मान ज्ञात करो। आई का मान ज्ञात करो। यहाँ पे CaCl2 बिलियन, रुक जाओ रेज करें फिर दोबारा लिखते हैं। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल कुछ करते हैं, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है CaCl2 बिलियन के लिए आई का मान बताओ। आई का मान बताओ। ठीक है, तो CaCl2 बिलियन के लिए तुम्हें आई का मान बताना है। आई क्या होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। आई क्या था, बांधा फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत इजी है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, जो CaCl2 होता है वो टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Ca+2 में टूटता है और 2Cl- में टूटता है। अब बांधा फैक्टर होता क्या, आई बराबर कितना देगा, जितने बाद में आयन बनने, कितने आयन बनने, एक आयन ये और दो आयन ये, तो कितने हो गए 3 बटे, और इधर कितना था 1, तो आई का मान कितना आ गया 3। ठीक है, तो इसके लिए बांधा फैक्टर कितना आ गया 3। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने बांधा गुणांक आपको पढ़ा दिया था। बांधा गुणांक क्या था, वियोजन या संयोजन के पश्चात आयनों की कुल संख्या और बटे में वियोजन या संयोजन के पहले आयनों की कुल संख्या। तो यहाँ पे कितना था 1 और बाद में कितने हुए 3, तो 3 ऊपर रखेंगे 1 नीचे, तो आई का मान कितना आ गया 3। तो CaCl2 के लिए बांधा फैक्टर हमारा कितना आ गया, आई बराबर 3। तब अपना हम वीडियो लेक्चर ओवर करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ कमेंट में। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर पाओ। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो क्वालिटी में या ऑडियो क्वालिटी में, या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो, और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में हमें बता दो, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और एक बात, आप लोग कमेंट में बताते नहीं हो वीडियो कैसा लगा और हमें समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो गाइज आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं और अपने नॉलेज के लिए भी मेहनत करते हैं। तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताया कीजिए कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तो मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे में समझ में आ जाए। ठीक है गाइज, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।